हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अशोक गुरु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। भारत के भूगोल के बारे में आप लोगों को विभिन्न लेक्चरों के माध्यम से कुछ बातों को बताने का प्रयास करूंगा। आज ये मेरा पहला लेक्चर है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको शेयर लाइक करना ना भूलें, और आपके शेयर और लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं इसी तरीके से अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं। भारत का भूगोल, एक सामान्य परिचय, अर्थात भारत के भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं कि भारत का भूगोल क्या है। सबसे पहले हम इसके अवस्थिति की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं कि भारत विश्व में कहाँ पर स्थित है। भारत विश्व में कहाँ पर स्थित है। चलिए इसको एक बार हम ग्लोब के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। ये आपको मैप दिखाई पड़ रहा होगा और ये भारत की स्थिति दिखाई पड़ रही होगी आपको। यहाँ आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा भारत, आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है। और यह 30 डिग्री है और बगल में कितना है, 23.5 डिग्री है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री। आपको पता है कि 0 डिग्री इक्वेटर से अगर ऊपर हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ होगा, और अगर इससे नीचे हम चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो भारत, आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत जो है यह विषुवत रेखा, ठीक है, या 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की तरफ है। किधर है? उत्तर की तरफ है, अर्थात यह उत्तरी गोलार्ध में है, अर्थात वह अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया है कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है भारत? उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशीय रूप से भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं मैप में, देखिए यह क्या है, यह 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड है। यह क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इसके इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। इसके इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, अर्थात पूर्व हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भारत की स्थिति है किधर है, पूर्व की तरफ है। अर्थात अगर हम देशांतरीय दृष्टि से देखें तो भारत कहाँ है, कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको यह इतना समझ में आ गया होगा कि भारत कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। अर्थात अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, तथा देशांतरी दृष्टि से कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में है, जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अक्षांश से किधर है, उत्तर की तरफ है, और देशांतर से किधर है, पूर्व की तरफ है। अर्थात यह अक्षांश से पूर्वी गोलार्ध तथा देशांतर से, अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतर से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी स्थिति क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये इक्वेटर क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और यह आपको दिखाई पड़ रहा होगा 30 डिग्री। तो यहाँ से जो दूरी है भारत के स्टार्ट होने की, वह है 6 डिग्री 45 मिनट। क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी गोलार्ध में। अर्थात अक्षांश से 6 डिग्री, मतलब तकरीबन यहाँ से भारत की स्थिति शुरू होती है और कहाँ तक ख़त्म होती है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68.5
या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ है। यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यह आपका 60 है, यह आपका 60 है, ठीक है। यह आपका देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, यह आपका 60 डिग्री है, ठीक है। यह आपका 90 है, तो 90 से थोड़ा सा अधिक है तो लगभग 97 डिग्री, और इधर क्या है 68 डिग्री, अर्थात 97 डिग्री, देखिए 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। ये इसका देशांतरी विस्तार हो गया। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल को माना जाता है, रट लीजिएगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल को माना जाता है, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कहाँ पर है, बिल्कुल दक्षिणी बिंदु, जहाँ से भारत उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, अर्थात 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है, जबकि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, कन्याकुमारी तमिलनाडु है। जबकि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, वो क्या है, कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो यह आपका हो गया उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु की क्या है, इंदिरा काल है, जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसे इसके पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, जिसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर है। जबकि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। अब हम पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं। पश्चिमी बिंदु गौरमोतो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गौरमोतो गुजरात में पड़ता है। जबकि पूर्वोत्तम बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये इसके चारों तरफ के बिंदु हैं, जिसमें आपका इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं और कई बार आपके एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। तो यह मैं थोड़ा सा भारत की स्थिति को मैप के द्वारा समझाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके आकार की बात करते हैं। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत क्या है, लगभग चतुष्फलकीय है, अर्थात चतुष्कोणीय है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की आकृति क्या है, चतुष्कोण है। क्या है, चतुष्कोण है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के आधार पर भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये सारे पॉइंट्स आपके पूछे आते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के आधार पर चीन के बाद विश्व में इसका दूसरा स्थान है। स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि समुद्र तट की कुल लंबाई यह 7,516.6 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा भारत के 17 राज्यों एवं तटीय सीमा
13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। यदि राज्यवार देखा जाए तो गुजरात की तटीय लंबाई सर्वाधिक 1214 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, अर्थात गुजरात जो है वो उसका तटीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा सबसे अधिक है। ठीक है, तीसरा को नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री अक्षांश, किधर, उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है तथा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए इसको हम मैप से देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनको ये 23.5 डिग्री, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। तो ये आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 8 राज्य हो जाएगा। कितने राज्य हो जाएगा? 8 राज्य हो जाएगा। अब हम भारत की सीमाओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भारत की सीमाओं की बात करते हैं। ग्लोब पर भारत की अवस्थिति दक्षिणी एशिया में है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत की सीमा से लगे कुल 7 पड़ोसी देश हैं। फिर से सुनिएगा, ग्लोब पर भारत की अवस्थिति कहाँ पर है? दक्षिणी एशिया में है। कहाँ है? दक्षिणी एशिया में है। क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत की सीमा से लगे कुल 7 पड़ोसी देश हैं और इन 7 पड़ोसी देश में जो जिसकी सीमा सर्वाधिक लगी हुई है वो है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। ये तक इसकी सीमा तकरीबन 4096.7 किलोमीटर है और इससे जुड़े हुए, इसकी तटीय सीमा से जुड़े हुए जो हमारे राज्य हैं वो हैं 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद की जो सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई है जो 3488 किलोमीटर है। इससे भी 5 राज्य जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद की जो सीमा है वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और ये तकरीबन 3323 किलोमीटर है, जिसमें 4 राज्य जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसके बाद आपका आता है नेपाल। नेपाल तकरीबन 1751 किलोमीटर जुड़ा हुआ है और इससे तटीय राज्य जो हमारे जुड़े हुए हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके बाद आपका म्यांमार आता है। म्यांमार तकरीबन 1643 किलोमीटर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आते हैं। इसके बाद भूटान है। भूटान 699 किलोमीटर, जिसके अंतर्गत सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अफ़गानिस्तान आता है, लेकिन वर्तमान में जो अफ़गानिस्तान का जम्मू कश्मीर का पीओके क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर है, वो पीओके क्षेत्र का जो 106 किलोमीटर का एरिया है वो आता था, लेकिन वर्तमान में जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है यह कहाँ चला गया है? पीओके के अंतर्गत चला गया, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत चला गया है, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो अफ़गानिस्तान से सीमा है वो वर्तमान में हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम मैप के माध्यम से भी देखते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों में कि जो देशों की सीमाएं हैं उस रेखा को किस नाम से जानते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। किसकी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ। मैकमोहन रेखा, यह भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। किसकी रेखा है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। इसके बाद है डूरंड रेखा, जो कि
भारत के पाक अधिकृत क्षेत्र और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा है, लेकिन वर्तमान में इसे हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो कश्मीर भारत का जो पाक अधिकृत कश्मीर है वह पाकिस्तान के अंतर्गत आ रहा है। चलिए इसको हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, देखते चलते हैं। इधर देखिए, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। आप देखिएगा बांग्लादेश का जो तटीय क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। बांग्लादेश का जिसकी वजह से ये भारत का सबसे ऐसा पड़ोसी देश है जो सर्वाधिक तटीय सीमा या इसकी सीमा रेखा क्या है, सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय मानक समय की। भारतीय मानक समय की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। इस समय के इस पैमाने को नापने का अर्थ भारतीय समय की अंतर्राष्ट्रीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से तुलना करने से है। जीएमटी का निर्धारण इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित ऑब्जर्वेटरी से होता है। भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है, वहाँ से समय के मानक तय किया जाता है। अर्थात भारत में समय के मानक का निर्धारण इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित नैनी नामक स्थान से किया जाता है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के में आता है। भारत का मानक जीएमटी 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजे का समय होता है, तब भारत में 5:30 बजे, शाम के 5:30 बजे होते हैं। अर्थात हमारा जो जीएमटी है वो क्या है, भारत से इंग्लैंड के ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा पहले चलता है। अर्थात अगर वहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं इंग्लैंड में, तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजेंगे। ये देख लीजिए जीएमटी कहाँ से होकर गुजरी है, कितने राज्यों से होकर गुजरी है। यह आपकी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। यह उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इलाहाबाद, यहीं पर स्थित इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान को ये सेंटर में पाई जाती है, और यहीं से पूरे समय का निर्धारण होता है। लेकिन भविष्य में भारत में 2 टाइम जोन बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका देशांतरी विस्तार ज़्यादा होने के कारण इसमें 2 टाइम जोन बनाया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर ये वीडियो, जिसमें ढेर सारी बातें आप लोगों को हमने बताया भारत के भूगोल को हमने भारत का परिचय कराया कि भारत कहाँ पर स्थित है, ठीक है, भारत का आकार कैसा है, ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, उन देशों के बीच की कौन कौन सी सीमाएं बनती हैं, भारत का मानक समय क्या है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार देखिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें। जितने अधिक आप लाइक करेंगे उतना ही हम आपसे उत्साहित होंगे और इसी प्रकार से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।